हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल पर की कांग्रेस की आलोचना। कहा 45 साल पहले एक परिवार के सत्ता के लालच ने देश पर थोपा था आपातकाल। रातों रात देश को एक जेल में कर दिया गया था तब्दील। एक परिवार का हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर था हावी। ये खेदजनक स्थिति आज भी कांग्रेस में है मौजूद। इसरो अध्यक्ष ने कहा अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी देश के विकास में होगी मददगार। इन सुधारों से भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र के नए युग में मिलेगा प्रवेश। इसरो निजी क्षेत्र को मुहैया कराएगा हर संभव सहायता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पाकिस्तान को लगा झटका। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा बरकरार। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का लगाया आरोप। कहा पाकिस्तान लगातार भारत और अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकी समूहों का बना हुआ है पनाहगाह। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी गुटों को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई करने पर दिया जोर। और कोरोना से उपचार के बाद ठीक होने की दर 57% से भी ज्यादा हुई। 2,71,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 1,86,000 के पार। विश्व में कोरोना के मामले 93,91,000 के पार। 4.81 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत। महामारी की चपेट में आने के बाद अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किए, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भुला पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया। जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था। खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है
वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था। और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो। तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज के दिन 45 साल पहले एक परिवार की सत्ता की भूख के कारण देश में आपातकाल लागू हुआ। रातों रात देश को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, न्यायालय, बोलने की आजादी, सभी को कुचल दिया गया। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। लाखों लोगों के प्रयास की वजह से आपातकाल हटा, भारत में लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह अनुपस्थित रहा। एक परिवार का हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी था। यह खेदजनक स्थिति आज भी कांग्रेस में फलीभूत है। सीडब्ल्यूसी की हालिया बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ एवं युवा सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई यह है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। भारत में एक विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपातकाल की मानसिकता क्यों विद्यमान है? जो नेता एक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस पार्टी के नेता निराश क्यों हैं? अन्यथा कांग्रेस पार्टी का लोगों से अलगाव बढ़ता जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के शब्द। अगली खबर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी आपातकाल के दौरान जनता के संघर्षों को याद करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज के दिन लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, जनता की आजादी छीनी गई थी, प्रेस की आजादी पर लगाम लगी थी, न्यायपालिका पर अंकुश लगाया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल का जमकर विरोध किया था। हमारे नेता जेल गए, यातनाएं झेली, प्रेस की आजादी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हमारे कई लोग सैकड़ों हजारों संघ के स्वयंसेवक भयंकर यातनाएं झेली और ये सब किया हम लोगों ने 3 आजादी के लिए। नंबर 1 भारत के लोगों की आजादी, नंबर 2 प्रेस मीडिया की आजादी और नंबर 3 न्यायपालिका की आजादी। तो हम लोग तो इस संघर्ष से निकले हुए हैं, इसके लिए पीड़ा सही है इन तीनों आजादी के लिए। और हमारा यह संकल्प भारत के लोगों की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की आजादी के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर अलोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हुए कहा कि आज भी कांग्रेस में परिवारवाद व्याप्त है। एक परिवार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। उनके नेता न्यायपालिका पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी के चरित्र में कोई बदलाव हुआ है? अभी भी वही हाल है, अभी भी वही दरबार संस्कृति। जो ये समझता है, उस समय इंदिरा गांधी वॉज इंडिया, आज वो समझता है गांधी परिवार इज कांग्रेस। और देश को चलाने का भगवान से पट्टा सिर्फ उन्हें ही मिला है। आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े ऐसे कई वकील नेता हैं जिन्होंने
भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बेबुनियाद आधार पर महाभियोग लाया था और बाद में जब उनको सैंक्शन नहीं मिला तो उसको चैलेंज किया था और बाद में उस केस को विड्रॉ कर लिया था। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि भारत उन सभी महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहने के बाद भी आपातकाल का जमकर विरोध किया। ये हमारे सत्याग्रहियों का तप ही था जिससे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों ने एक अधिनायकवादी मानसिकता पर सफलतापूर्वक जीत प्राप्त की। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। कैबिनेट द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए गए फैसले के बाद इसरो ने कहा है कि भारत उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देशों में से एक है। अंतरिक्ष क्षेत्र भारत के औद्योगिक आधार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Department of Space will promote private sector space activities to enable it to provide end-to-end space services including building and launching of rockets and satellites, as well as providing space-based services on commercial basis. Till now, ISRO only has been carrying out this research and development as well as operational activities in the area of launch vehicle, satellite, launching as well as developing satellite applications. If the space sector is opened up, the potential of the entire country can be utilized to scale up the benefits from space technology. This will not only result in an accelerated growth of this sector, but will enable Indian industry to be an important player in the global space economy. With this, there is an opportunity for large-scale employment in the technology sector and India becoming a global technology powerhouse. और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी का निर्माण किया जाएगा जो निजी कंपनियों को लेकर स्वतंत्र फैसले लेगा। We need to have a mechanism to allow the private players to carry out space activities considering it involves safety, security and quality aspects. Therefore, government has approved establishment of an autonomous nodal agency called Indian National Space Promotion and Authorization Center, that is INSPACE, under Department of Space as a separate vertical for taking independent decisions with respect to permitting and regulating the activities of private companies in space sector. इसके साथ ही इसरो चीफ ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियां आगे आएं और साथ ही उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि कई निजी कंपनियां इस योजना का हिस्सा बनने के लिए सहमत हैं। Private companies need not wait for the system to be formalized. They can start applying through Department of Space in the interim. We will process the requirements and do the needful even now itself. In fact, already private companies approached us for the use of ISRO's facilities and we are processing the request very fast track mode. अगली खबर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि हमारा देश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और जल्द ही हम इसका निर्यात भी करेंगे। We have put in place sufficient generation capacity so that currently our generation capacity is about twice our peak demand. Our peak demand is about 185 gigawatts. Our current established capacity is about 370 gigawatts. We are exporting power. We will export more power. We have connected the whole country into one grid, one nation, one grid. The last piece fell into place when we connected Leh and Ladakh. And now we are in the process of strengthening the interzonal transfers. That also we have increased from 22,000 megawatts to about 100,000 megawatts. बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है, तो वहीं अभी भी 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। ऑपरेशन जारी है।
समुद्र सेतु मिशन के तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के क्रम में आज आईएनएस ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से भारतीय नागरिकों को लेकर रवाना होगा। आईएनएस जलाश्व बुधवार को ईरान पहुंचा था। कोविड-19 के खिलाफ जंग में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए देश में टेस्टिंग लैब की संख्या 1000 से भी ऊपर हो चुकी है। जनवरी 2020 में कोविड-19 की जांच के लिए देश में एक लैब था, जबकि आज इसकी संख्या बढ़कर 1007 हो चुकी है, जिसमें 734 सरकारी लैब हैं। आज प्रतिदिन लगभग 2,15,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक 75 लाख से भी अधिक कोविड-19 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। पहले जहां हम टेस्टिंग किट के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे, वहीं अब हम इसका निर्माण स्वयं करने में समर्थ हैं। वर्तमान में देश में 15 स्वदेशी टेस्टिंग किट निर्माण करने वाली कंपनियां हैं। जनवरी 2020 में कोविड-19 के सभी स्वैब आयात किए जाते थे। आज स्वदेशी कंपनियों द्वारा प्रतिदिन 2 लाख से भी अधिक स्वैब का उत्पादन खुद देश में ही किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च किया। ये ऐप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शुरू की गई है, जो कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए समर्पित है। ये एक बड़ा संदेश है, विशेषकर स्वैच्छिक रक्तदाताओं के लिए तो हमारा संदेश हमेशा होता ही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए संदेश है जिनको कि रक्त की आवश्यकता है, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए। और जब तकलीफ़ आती है और ज़रूरत पड़ती है तो तब आदमी बहुत परेशान होता है। ऐसे मौके पर एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक में भागना, जगह जगह से कहीं पता लगता है कि ब्लड उपलब्ध नहीं है तो दूसरी जगह जाना, तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ होती है, उसकी भी तकलीफ़ की भी कंपाउंडिंग हो जाती है। ऐसे में ये ऐप जो बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिसको भी रक्त की आवश्यकता है वो ऐप के माध्यम से अपनी रिक्वायरमेंट को बता सकता है। और इस बीच कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 2,71,696 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में ही करीब 13,000 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों का दर 57.42% हो चुका है। देश में इस महामारी के कारण करीब 1,86,514 लोग अभी संक्रमित हैं, तो वहीं देश में 14,894 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं, यानी उनकी मौत हो चुकी है। और पिछले 24 घंटों में 418 लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि हर दिन सैंपल जांच करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,07,871 लोगों के सैंपल की जांच हुई है और अब तक कुल 75,60,782 से भी अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। वाराणसी का नौका विहार विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे भी रोक दिया गया था। अब जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ नौका संचालन को फिर से बहाल कर दिया है। वाराणसी के घाटों की खूबसूरती देखनी हो तो आपको नौका विहार करना ही पड़ेगा। जिला प्रशासन की अनुमति से नौका संचालन फिर से शुरू हो गया है। ये स्थानीय नाविकों का रोजगार है, इसलिए नाविक खुश हैं और कोविड-19 से लड़ने के लिए बने नियमों का पालन करते हुए नाव चला रहे हैं। इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं,
इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।